अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज जमहूरियत का आलमी दिन है और पाकिस्तान में जमहूरियत लाने वाले निज़ाम यानी इलेक्शंस को लेकर बात इतनी बढ़ गई है कि अपोजिशन तो अपोजिशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अब हुकूमत के सामने खड़ा हो गया है। मतलब हुकूमत अपोजिशन के सामने भी खड़ी है, हुकूमत इलेक्शन कमीशन के सामने भी खड़ी हो गई और मीडिया के सामने भी खड़ी हो गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर हुकूमत इतना काम कर लिया है लेकिन अपोजिशन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही है। अभी अपोजिशन के साथ मुखालफत चल ही रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात लगाकर EVM को वापस भेज दिया, जिस पर हुकूमती वज़रा के रिश्वत लेने के इल्ज़ामात सामने आए। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने भी एक नोटिस के जरिए वफाकी वज़रा से सबूत मांग ली कि भाई आप जो हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं इसके आप हमें सबूत दीजिए। अब अपोजिशन पीछे और इलेक्शन कमीशन आगे है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को लेकर पहले ही मतनाज़ इदारा नहीं था, लेकिन अचानक 37 एतराज़ात के बाद ये इदारा न सिर्फ आज इल्ज़ामात की जद में है बल्कि अपोजिशन के मौक़िफ़ में भी मजबूती दिखाई दे रही है। अब हुकूमत के लिए इलेक्शन इस्लाहात को लाने के लिए महाज एक नहीं बल्कि दो हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत इन एतराज़ात के जवाब देती है या उल्टे इल्ज़ामात की पॉलिसी पर चल कर ये इस्लाहात लाने में कामयाब होती है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका, थैंक यू। शिबली फराज साहब, ये वही इलेक्शन कमीशन है जब अपोजिशन इस इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रही थी तो पूरी हुकूमत इसका दिफा कर रही थी। फिर जब डस्का के इलेक्शन होते हैं फिर इसी इलेक्शन कमीशन से हुकूमत मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा करती है। अब EVM का जब मसला आता है, इलेक्शन कमीशन एतराज़ात लगाता है तो उल्टा उन एतराज़ात का जवाब देने की बजाय ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि याद आता है कि जब नून लीग इदारों पर तनकीद करती है, इदारों के ख़िलाफ़ बोलती है तो हुकूमत हो, मीडिया हो, सब जो है ना वो उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाते हैं। सर, आप भी अपोजिशन की रविश पर चल रहे हैं, इदारों के सामने आकर खड़े हो गए हैं, इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। नहीं जी शाजिया, देखें बात यह है कि आपने दो बातें की कि हम दो इदारों के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल है, हम तो ये समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है वो एक आईनी इदारा है और उसने वही करना होता है जो कानून कहता है। अब कानून में अगर कोई पार्लियामेंट हक बजानिब होती है कि वो उसमें कोई तरामीम करे, उस नया कानून लाए, किस तरह भी कानून भी लाए, उसका काम है उस कानून पे अमलदारी कराना। और ये काम तब होता है जबकि अपोजिशन एक मुल्क के मफाद में एक ऐसा फैसला करे या कम से कम इतना तो करे कि वो डिस्कस करे। जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म 2017 में हो रहे थे तो उसमें हम जाते थे, बड़े रेगुलरली अपनी कंट्रीब्यूशन करते थे और उसी के नतीजे में वो 2017 का इलेक्शन एक्ट भी बना और उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि आर्टिकल 103 में कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर या किसी हल्के में। ठीक है, अब बताइए आपके 10 इलेक्शंस बाय इलेक्शंस तो अभी पिछले 6-8 महीने में बिल्कुल ठीक है। किस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कोशिश की उस कानून का जो इस वक्त जब हम व्हाइल वी आर टॉकिंग इस वक्त भी राइज है और वो है 103, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस कुछ हल्कों में जो बाय इलेक्शंस हो उसमें कराने थे लेकिन वो नहीं हुए, इसलिए कि जो 37 पॉइंट जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो 37 पॉइंट नहीं है, वो 10 पॉइंट्स थे। 27 पॉइंट्स तो इलेक्शन कमीशन की जो अपनी कैपेसिटी है उसके बारे में थे। तो ये एक जनरली इंप्रेशन और उसकी टाइमिंग, क्योंकि देखें इलेक्शन कमीशन ने एक टेक्निकल टीम बना दी थी 17 अगस्त को जिसमें कि वो उसने उस मशीन को चेक करना था, उसको टेस्ट करना था। सर बिल्कुल ठीक है, एतराज़ात पर बात हो सकती है, तनकीद का जवाब दिया सर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात हैं, अपोजिशन के एतराज़ात हैं, आपने ब्रीफ भी किया है ना उसको। आपने बात करूं, ये देखिए जी बात बिगड़ी कहां से? बात बिगड़ी उस वक्त कि अब एक मशीन जिसको कि आपने टेस्ट किया ही नहीं और आप 37 तादाद में उसमें अपने भी शामिल कर ले। मसलन मैं आपको उसमें एक क्लॉज बता देता हूं, आपके पास होगा भी, उसमें वो कहते हैं कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खवातीन के लो टर्न आउट को नहीं बढ़ा सकती है। आप मुझे बताएं उस मशीन का क्या ताल्लुक है खवातीन या लो वोटिंग से? ये नहीं, बाकी जितनी भी बातें थी
तो उसकी ये सब टेक्निकल बातें बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ये पॉलिटिकल है कि आप एक चीज जिसका के फैसला अभी चेक भी नहीं हुआ, उस वक्त तक एक कमेटी की मीटिंग भी नहीं हुई थी। लेकिन सर इसके जवाब में किसी इदारे को ये कह देना, इस इदारे को आग लगा दें, ये ऑपोजिशन का माउथ पीस है, ये पैसे लेता है, और फिर फवाद चौधरी साहब का स्क्रीन पर आकर ये कहना ये मेरी जाती राय नहीं, ये पूरी काबीना की ये राय है। तो सर क्या पूरी काबीना इलेक्शन कमीशन के बारे में ये सोचती है, ख्यालात रखती है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं शाजिया, देखें ये इश्यूज जो हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में ये उठते रहते हैं, और इसके साथ साथ ही क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि सारी चीजों की जिम्मेदार जो है वो अपोजिशन है। वो क्यों नहीं एक पार्लियामेंट्री उसमें फोरम पे एक उसकी कमेटी में सेनेट की कायमा कमेटी में अगर ये जो हमने प्रेजेंटेशन दी थी कि इस मशीन को आके टेस्ट करें, अब वो अगर इस तरह का एक वो रवैया इख्तियार किए हुए हों कि जी उन्होंने मशीन के करीब भी नहीं जाना, और ये हमने हर फोरम पे देखा है, लाइव शोज भी, टॉक शोज में भी मशीन को हम लेके गए हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि इन्होंने नहीं मानना। कम वोट में इन्होंने, बिकॉज इनका जो बुनियादी मकसद है वो है इलेक्शन जो ये करते आए हैं, और वो सिस्टम इनको सूट करता है। ये वो सर इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जामात हैं जो लगाए गए हैं, जिनके वो सबूत मांग रहे हैं, ये उन विफाकी वुज़रा के इंडिविजुअल उनका मौक़िफ़ है, ज़ाती राय है, या वाकई पूरी विफाकी काबीना ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन पैसे लेता है, ऑपोजिशन का माउथपीस है, या पूरी विफाकी काबीना समझती है कि इसको आग लगा दें? नहीं, देखिए पहली बात तो ये होती है कि जब भी कोई वजीर बात कर रहा होता है, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कैपेसिटी में, अगर आपने मुझे शिबली फराज की कैपेसिटी में बुलाया होता, मैं एक कॉमन मैन होता, तो फिर मैं और तरह की बात करता, अपने जाती वो देता, अपने व्यूज देता। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, आप पाबंद होते हैं एक डिसिप्लिन के। अगर आप हुकूमत में होते हैं तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हुकूमत की। हाँ। अब ऐसे हालात क्यों क्रिएट हुए जिसमें कि एक ऐसा माहौल पैदा हुआ। और दूसरी बात यह कि देखिए जी, पार्लियामेंट में हर किस्म की बातें होती हैं, और वो एक प्रिविलेज होती है जो कि उसके न तो उस पर आप किसी को वो कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, और ना आप जो है तो उसको वो पब्लिकली वो कर सकते हैं। देखिए जो भी बातें हुई हैं, इससे सब बातें भी हुई हैं, और ये जवाब जो है, तो जब उन्होंने बुलाया है, मेरा ख्याल है आज बुलाया था या जब भी बुलाया है, तो फवाद चौधरी साहब और स्वाति साहब जो है तो उसका जवाब देंगे। लेकिन क्या बाकी विफाकी वुज़रा ने कहा भाई ये हमारी राय नहीं है, ये आपकी जाती राय हो सकती है, किसी इदारे को आग लगाएं या वो पैसे लेता है, ये हमारी राय नहीं है? क्या आप लोगों ने फवाद चौधरी साहब पर ये बात की, उनको समझाई ये बात, ये हमारी राय नहीं है, हमारा मौक़िफ़ ना दे दें कि इलेक्शन कमीशन हमें भी बुलाता हो, पूरी कैबिनेट को बुलाता हो इलेक्शन कमीशन? नहीं जी, देखें ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक चीज हुई, हर चीज का जी एक पस मंजर होता है। अगर उन्होंने बात की, उनको वो जवाब दे देंगे, अगर उससे वो इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं हुआ या आगे बात नहीं बढ़ती है, प्रॉब्लम हमारा यही है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बगैर मशीन को चेक किए हुए वो ले गए, उसको अपने 37 पॉइंट्स उन्होंने बना के दे दिए। इसी तरह आप भी चाहते हैं कि हम एक बजाय उनको जिनको बुलाया गया उनसे पूछा जाए, उसके जवाब के इंतजार बगैर आप कह रही हैं कि हमें जी इस पे फतवा दे देना चाहिए। मैं तो ये फतवा नहीं दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा। सही, तो सर आप इसका बस जवाब दे दें कि आप लोग ये जो फतवे लगा रहे हैं, आप लोगों का, आपकी ये राय नहीं है। सर आप ये बता दें प्लीज। देखें, जिसका जवाब बनता है उसने जवाब अभी दिया नहीं है। मेरी ना स्वाति साहब से मुलाकात हुई है, ना मेरी फवाद चौधरी से मुलाकात हुई है। सही, अब ये जवाब उन्होंने देना है, मैं उनकी जगह जवाब दे दूं? लेकिन बात तो सब विफाकी वुज़रा की हुई है ना? नहीं, बाकी देखिए, बाकी वुज़रा अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। ये तो जो रिलेटेड लोग हैं वो उन्होंने जवाब देना है। एनर्जी मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है इस इशू से, ईवीएम से, या एनवायरमेंट वाले का क्या ताल्लुक? तो फिर फवाद चौधरी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये पूरी काबीना की ये राय है? देखें, बात ये है कि ये फैसला तो अब वो करेंगे जब जिस दिन वो उनको बुलाया जाएगा। मुझे नहीं पता कि इसका क्या लीगल एस्पेक्ट क्या है, लेकिन कुछ चीजें हैं, उनको उनके टाइम के मुताबिक जब ये जवाब दे दे, फिर आप मुझसे बिल्कुल ये सवाल पूछें कि जी इसका जवाब क्या है। अभी तो जिस वक्त एक चीज हो रही है तो मैं उसको क्यों उसमें अपनी राय शामिल करके और गैर जिम्मेदाराना उसका मुजाहरा करूं, क्योंकि उधर उनको बुलाया हुआ है, उन्होंने जाना है। उनकी जगह मैं तीसरा जवाब दे दूं, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। ठीक है, अच्छा
शिबली फराज साहब, ईवीएम के हवाले से आपने पिलडैट को भी ब्रीफ किया है, फैफिन को भी आप लोगों ने ब्रीफ किया है, जी आपने ब्रीफ किया, उनको ब्रीफिंग दी है ईवीएम के हवाले से। उनका भी यही ख्याल है कि 2023 के इंतखाबात में ये इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सकता कि जल्दबाजी में हो रहा है ये सारा प्रोसेस, और ये जो रिगिंग है, धांधली है, जिसके इल्ज़ामात हम पिछले 40 सालों से अपने मुल्क के हर इंतखाबात में सुनते आ रहे हैं, ये इल्ज़ामात ख़त्म नहीं होंगे, ये रिगिंग इससे ख़त्म नहीं हो सकती। तो लिहाजा सुकून से, तसल्ली से इस प्रोसेस को कर लिया जाए, ना कि उजलत में हम यही कहें कि 2023 के इंतखाबात करवाने ही ईवीएम से। देखिए मेरी बात सुने शाजिया, आजकल की दुनिया में 2 साल ऐसे हैं जो कि आज से 100 साल पहले 2 सदियां होती थी। चीजें जिस तरह डेवलप होती हैं, और ये कहना कि टाइम नहीं है, टाइम कभी भी नहीं होगा का हमेशा हमने इलेक्शन के सेनेट में सेनेट के इलेक्शन में, जिसमें कि बहुत ज्यादा 1000 मैक्सिमम वोट्स होते हैं सूबाई असेंबलियों के मिला के, उसमें भी हमने यही कहा कि जी अभी टाइम बड़ा कम है। सो इट मीन्स कि हम नहीं करना चाहते हैं ना। हम किसने 2 साल रहते हैं, 2 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी। दुनिया ने वो चांद पे आज से 40 साल पहले चले गए। हम अभी ये डिबेट कर रहे हैं कि जी ईवीएम को कोई हैक कर लेगा, देखी किसी ने है नहीं। जिन्होंने देखी है वो उसके बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। आपके फाफिन वाले, आपके यूएनडीपी वाले, आपके पिलडैट वाले, इन सब ने पॉजिटिव बातें की हैं। अब वो अलग बात है कि कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आपने पिछले 1 साल में जो 7-8 बाई इलेक्शंस हुए, फिर इसमें उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, इसको डेमो एज ए डेमो यूज करना चाहिए था, इसका प्रैक्टिकल इसको देखना चाहिए था। सर फिर ये क्यों नहीं हो सका? अगर 3 सालों से आप लोगों की यही कोशिश थी कि अगले आइंदा इंतखाबात हमने इससे करवाने, फिर तो डेमो हो जाना चाहिए था बाई इलेक्शंस में। किसमें? ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछे, कानून भी मौजूद है, क्यों नहीं कराया? सर इम्प्लीमेंट, सर आप करवाना किसने था? सर अगर आप लोग ये कह सकते हैं, सर अगर आप इलेक्शन कमीशन को ये कह सकते हैं कि ईवीएम के जरिए ही होने हैं, तो सर आप बाई इलेक्शन में भी हुकूमत कह सकती थी कि करवाएं भाई, क्यों नहीं करवा रहे? देखिए एक सेकंड शाजिया, अभी जो हम ये कानून जिसकी कि आप यूज की बात कर रहे हैं, इसके लिए ऑलरेडी कानून मौजूद है। मैंने कहा आपको 2017 इलेक्शन एक्ट आर्टिकल 103 और इवन आई वोटिंग के लिए भी है 94। सो ये कहना, ये कानून ने कह दिया ना। अब कानून जब कह देता है तो उसमें फिर उसको रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं होती है। वो इदारा खुद जिम्मेदारी लेकर खुद वो चीज करता है क्योंकि उसका कानून मौजूद है। सो अगर इतनी सिंसियरिटी थी, और मेरा ख्याल प्रॉब्लम पता है क्या, सिंसियरिटी का भी मैं साइड पे कर दूंगा। मैं ये समझता हूँ कि एक लेथार्जी है, लैक ऑफ कैपेसिटी है। जब डॉन्टिंग टास्क लगता है उनको तो वो पीछे हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी पिछले 40 साल से तो बनी नहीं है, हमेशा इल्जाम आ जाते हैं। आप मुझे बताएं कि धांधली का इलाज फिर वही मैनुअल वोटिंग है, मैनुअल जिसमें कि 10 प्रोसेस से आप गुजरते हैं, 40 किस्म के कागज आप भरने पड़ते हैं, हाथ से लिखना पड़ता है, वो सेफ है। सर इसमें कोई शक नहीं है, टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना चाहिए, वक्त को भी बचाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो एतराजात हैं, जो शकूक व शुबात हैं, उनको भी दूर करना चाहिए। दूसरी बड़ी हकीकत ये है कि ऑपोजिशन को आप लोग एतमाद में लिए बगैर सर ये इम्प्लीमेंट करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए ना, हमने तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। हर एक इधर जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, ऑपोजिशन है, जितने भी इस मुल्क के, वो सारे स्टेक होल्डर हैं और उन्होंने इस चीज को समझना है। लेकिन आप जब समझने से ही आप कहें कि जी मैंने तो देखना ही नहीं है, फिर उसमें क्या किया जाए? कानून तो बनेगा, और कानून पार्लियामेंट का यही है कि जब वोट होते हैं आपके पास, चाहे एक वोट हो, वो पास हो जाता है। ये तो अब आपकी ये पॉलिटिकल सिस्टम आपका ऐसा है ना, सही, जिसमें एक वोट से लोग हारते भी हैं, एक से जीतते भी हैं। तो कम से कम वो ऑपोजिशन वो तो दिखाए, अपनी एक विलिंगनेस तो दिखाए कि जी हम चेक करते हैं कि ये है क्या। वो तो उसे करीब ऐसे नहीं जाते जैसे उनको करंट लगती हो। सही, तो इस तरह के एटीट्यूड से वही एक्सपोज होंगे ना। बिल्कुल सही। पूरे भरपूर तरीके से ये जो रोड शो है इसका करेंगे, हम आवाम के पास जाएंगे, हम सुपरमार्केट्स में जाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, हम कॉलेजेस में जाएंगे, हम हर उस इलाके में जाएंगे जहां पे के जो मैटर करते हैं, जो के पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो हम उनको एजुकेट करेंगे, हम बताएंगे कि ये है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए साइनोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कल मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि पार्टी में मुफाहमत और मुज़ाहमत की बातें करने वाले असाइनमेंट पर होते हैं। मुफाहमत की जो बातें कर रहे हैं ये चौधरी निसार के अंजाम से सबक सीखे नवाज शरीफ जेल काटने के लिए वापस आ रहे हैं। किस तनाजुर में बात कर रहे हैं और ये किसको बात कर रहे हैं, पार्टी में कौन कौन है जो मुफाहमत की बात करता है ये हम सबको पता है, और कौन जो है ना वो सामने आकर लड़ने की बात करता है, कौन मुज़ाहमत की बात करता है ये भी सबको पता है। मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, जावेद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं कि पार्टी में मुफाहमत और मुज़ाहमत की जो बातें करते हैं इनको कोई स्पेशल असाइनमेंट दी जाती है, ये असाइनमेंट पर होते हैं। कौन असाइनमेंट देता है? हमें पता है कि मुफाहमत की बात करने वाला एक नून लीग का अलग धड़ा है, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा मुफाहमत की बात की है। फिर दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा जो कहती हैं मुफाहमत नहीं मुज़ाहमत होगी। तो कौन है जो मुफाहमत के लिए असाइनमेंट देता है और मुज़ाहमत के लिए भी असाइनमेंट देता है? देखिए, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि पार्टी मुत्तहिद है, यकजा है, मुकम्मल तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के पीछे है, खड़ी है, और उनके जो स्ट्रगल है, जमहूरी जदोजहद है इनकी बालादस्ती के लिए, इनके अंदर रहकर काम करने के लिए उनके साथ खड़े हैं सारे। और मेरा राना साहब जब ये कहते हैं कि पार्टी मुत्तहिद है, पार्टी खड़ी है, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है, तो जब ऐसी बातें पार्टी के अंदर से लोग करेंगे तो फिर क्या समझा जाए? ये पार्टी के लोग नहीं है, कोई बाहर से आए हुए लोग हैं। जब पार्टी के अंदर पार्टी के लोग ये बातें करेंगे तो फिर कैसे कह सकते हैं पार्टी मुत्तहिद है? मेरा ख्याल है ये कोई संजीदा बातें होनी चाहिए। मैंने आज इसका मतलब पार्टी में कुछ गैर संजीदा लोग भी हैं? नहीं, मेरी बात सुन ले, मैं एक बात अहम करने लगा हूँ कि आज मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं, उन्होंने कोई इंटरव्यू या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई मीडिया टॉक की है कोई वहाँ के लंदन में मीडिया पीपल के साथ जो कोर्ट हुई है, मैंने आज न्यूज में पढ़ा था, सारी उसमें डिटेल आई हुई है। उसमें उन्होंने भी कहा कि देयर इज नो रिफ्ट इन द पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं है, सारे हम इकट्ठे हैं, पार्टी इकट्ठी है। उन्होंने अपनी वो भी कहा है कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती चाहते हैं, उस पर अमलदारी चाहते हैं। तो मेरा हाल है, अगर कोई और बात है तो वही बता सकते हैं ऑनेस्टली, मुझे ऑनेस्ट टू गॉड मुझे। अच्छा, आपको नहीं पता कि जावेद लतीफ साहब ने ये बात की है? नहीं, ये पता है, मैंने सुना है, लेकिन ये क्या इसके पीछे है, कार फरमा है मारकात या तो पार्टी लीडरशिप को फिर ऐसे लोगों की बातों का नोटिस लेना चाहिए ना। यही तो वो तासुर है, यही तो वो चीजें हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचाती हैं। राना साहब, इस सिख से मैं आपसे पास 100% बात करता हूँ। मैंने तो बड़ा पुराना कहा था कि पार्टी में मियां नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल जो भी यानी जो ABC कोई भी है, अगर वो थोड़ा डेविएट करता है, ये विरोध करता है, तो उनको बता दें कि नहीं ये बात है, डायरेक्शन ठीक हो, पार्टी में ऐसी बात ना हो और ये मैसेज ना जाए कि शायद। लेकिन रात में एक और अपने सीनियर रहनुमा को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये मोस्टली जाती राय होती हैं हमारे लोगों की, लेकिन कुछ जाती राय जब लोग देते हैं तो उससे नुकसान पार्टी को पहुंचता है। वो बात लीडरशिप तक जाती है फिर कि शायद लीडरशिप की सोच है, यकीनन पहुंचता है और नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान, लेकिन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहां में बहुत ही एहतियात से और हुकूमती से चलना चाहिए। सही। आज जमहूरियत का आलमी दिन है, आज पाकिस्तान में जमहूरियत को कहाँ देखते हैं सर आप? पहले भी किसी ने सवाल किया आज ही किसी प्रोग्राम में, तो मैंने कहा आज जमहूरियत का आलमी दिन है। हाँ, मैंने कहा कि बताएं कि जमहूरियत की मजबूती के लिए आपके क्या आज के दिन पे पैगाम है, ये क्वेश्चन था। तो मैंने कहा अगर इस वक्त पाकिस्तान में अगर जमहूरियत हो तो उसको मजबूत करने की बात की जाए ना। इस वक्त शादिया जो पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे फाशिस्ट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया हुआ है, वहाँ लेजिस्लेशन होती नहीं है, ऑर्डिनेंस जारी है, क्योंकि आप लोग साथ बैठते नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन के साथ जो हुकूमत आमने सामने यही EVM पर आप लोग बैठे होते साथ, तो कोई कंसेंसस हुआ होता। पहले साल का रिकॉर्ड शादिया देखें तो हम मुसलसल लेजिस्लेशन में एंगेज रहे हैं, जिसमें मैं भी था, कमेटी थी हमारी तरफ से, उनके सीनियर वज़रा थे, लेकिन सिवाय तजलील के या एंगेज करने के या बातें करने के उससे निकलता कुछ।
अगर संजीदा कोशिश हो तो हम कैसे, कौन है जो कंसेंसस पे इत्तेफाक राय पे यकीन रखते हैं। हमने इलेक्शन रिफॉर्म की, अपने दौर में इत्तेफाक राय से की। हमने जो भी कभी खास या सेंसिटिव लेजिस्लेशन हुई है। आप लोग नहीं चाहते कि इलेक्शंस में धांधली को खत्म किया जाए? जाहिर है कोई भी ऐसा जीशा और शख्स, सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। बिल्कुल, हमसे ज्यादा कौन चाहेगा जो खुद इतने बुरे तरीके से अफेक्ट हैं 2018 में, कि हमें जिस तरह रोल दिया गया इलेक्शनों में, हमारे वोटर को रोक दिया। तो सर फिर इस प्रोसेस को सपोर्ट करें ना, सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर आकर, टॉक शोज में आकर किसी चीज की मुखालिफत करते ना, अगर तो सर ये काफी नहीं है। अगर नियत शफाफ इलेक्शन किया है तो फिर तो बहुत ज्यादा तरीके हैं शफाफ इलेक्शन के लिए। इलेक्शन तो 3 महीने का होता है, पोलिंग डे पे तो 10% या 20% उसका एक असर होता है। पहले भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर शिफाफ इलेक्शन के लिए सर एक मशीन को ऑपोजिशन ने देखा ही नहीं है, और देखते ही जिनका क्यों नहीं है, ये क्या तसर दे रहे हैं। हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था, खुदा के लिए आपकी तो मेमोरी इतनी शार्प लोगों की नहीं होती। हमने पायलट प्रोजेक्ट किया था। हुकूमत कहती है कि आप लोग तो हाथ लगाने से भी डरते हैं कि करंटीना लग जाए, तो आप लोग पहले टेस्ट तो करें। मेरी बात सुनिए शादिया, जब हमें पता है ये जो नहीं, हुकूमत ने जो मशीन तैयार की आप लोगों ने देखी है? हमें पता है, हमें तो बहुत कुछ पता है। मेरी बात ये ना कहें पता है सर, जो हुकूमत के साथ एक दिन बैठ जाएं। ये फ्रॉड है सारा, ये एक एंगल है। ये हमने एक जो कमर शाह साहब है उनकी डेलीगेशन भेजा था इंडिया में। सर एक जूता पहनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा तंग है, खुला है, चल सकता हूँ, नहीं चल सकता हूँ? हमने ये ट्राई किया है, दुनिया ने ट्राई किया है। इंडिया में उनके टेक्नोलॉजिस्ट मिले, एम्बेसडर हाई कमिश्नर ने बुलाए, वहाँ इलेक्शन कमीशन चीफ मिले, वो कहते ये मशीन है, ये फ्रॉड है। एक चिप है, जिसको भी आप जो प्रोग्राम देंगे वो उसी तरह ही रिजल्ट आएगा। तो देखें ना, दुनिया की बड़ी बड़ी जमहूरियतें देख लें, सब में ये ईवीएम से ही हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रही। अमेरिका में नहीं हो रही। मुझे बताएं किस जगह यूरोप छोड़ चुका है ये? सर अमेरिका में नहीं हो रहा। अमेरिका में, हाँ अमेरिका में उनका बताया, जो रिपोर्ट आई, जो चीफ जस्टिस को भी सबमिट की गई, गवर्नमेंट को भी सबमिट की गई, उन्होंने कहा कि जी ये मशीन है अमेरिका में। उनके जी फिर बैलेट पेपर क्यों आप अलहदा कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं? उनकी मशीन तो फ्रॉड है, बैलेट पेपर तो हमें करने पड़ेगा हर सूरत। तो ये चीजें ना करें, ये बड़ी डिटेल स्टडी हुई है, इस्तेमाल हुई है, इसका पायलट प्रोजेक्ट। तो आप लोगों ने बस ये सोच लिया कि नहीं होने देना? यार सिर्फ मशीन पे तो नहीं ना, अगर एक कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी अगर खत्म करनी है इलेक्शन में तो फिर इत्तेफाक राय होना चाहिए, रॉन्ग और राइट चले। बिल्कुल, जब तक सारे स्टेक होल्डर, जिसने इलेक्शन कराना है उस वक्त तो ये तो होंगे ही नहीं, केयरटेकर गवर्नमेंट होगी। वो इलेक्शन कमीशन ही कह रहा है कि ओनरशिप नहीं ले रहा है इसकी। बिल्कुल, जो खुदा खासा वो सारे के सारे लोग 10, 12, 15, 16 पॉलिटिकल पार्टी, वो तो यही तो इल्जामात लग रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन। कोई इल्जाम नहीं, ये खुद धांधली, ये धांधली की पैदावार है। आइंदा इनको इलेक्शन नहीं मिलना, ये फ्रस्ट्रेट हुए हैं, इनको एक खौफ में ये आगे के बढ़े जा रहे हैं। और इस तरह कभी इस तरह भी हुआ है। ये जब भी कोई बंदा इस किस्म की रिफॉर्म या चेंज लाना चाहता है तो उसके लिए कोई और तरीके होते हैं, नेगोशिएशन करता है, डायलॉग करता है, बैठता है। ये लेकिन सर आप लोग ये नहीं कह सकते कि हुकूमत ने आप लोगों को डायलॉग के लिए कहा नहीं है, बुलाया नहीं है, दिखाया नहीं है, दावत नहीं दी। बिल तो शादिया इन्होंने बुलडोज कर दिया। आपको याद है, हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, फिर हमने कासिम सूरी साहब से बैठे हुए फाइनली हमने अदम एतमाद मूव किया डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, और इस शर्त पे वापस लिया कि स्पीकर आकर अनाउंस करे कि ये दोबारा इसको असेंबली में लाएंगे। स्पीकर साहब आए, उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन किधर गई वो कमिटमेंट? किससे बात करें आप तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये नहीं देखते उनका कंडक्ट क्या है। स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली आके एक डिसीजन देता है कि ये बिल वापस आएगा या डिबेट होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि स्पीकर की तो अपनी कोई इतनी पोजीशन नहीं है। कौन सी जमहूरियत है? स्पीकर इस तरह होते हैं, इस तरह के प्रेसिडेंट होते हैं जो उस दिन प्रेसिडेंट स्पीच की है कि वो देखें तो ये देखें तो ये होते कौन है हमारे, मुझे सुने। यार आपने तो प्रेसिडेंट के तौर पे उनकी परफॉर्मेंस बतानी है, उनकी जहां वीक एरियाज बताने हैं और उनको डायरेक्शन देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बातें तो पंजाब हुकूमत में तब्दीली लाने की हो रही थी, लेकिन तब्दीली की ये जो कोशिशें हैं ये तो बलूचिस्तान असम्बली में शुरू हो गई हैं। अपोजिशन के 16 अरकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन जो सवाल है ये 16 का नहीं बल्कि 33 अरकान का है। इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन के 24 अरकान हैं, जबकि हुकूमत इत्तेहादियों के पास 42 अरकान हैं। अब सवाल ये है कि अपोजिशन का साथ देने के लिए PTI या फिर बाप पार्टी के लोग इसमें शामिल होंगे? क्या हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत के अपने ही लोग जो हैं वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो महाज खड़ा कर रहे हैं? कुछ अर्सा पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आए थे। तब स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बंजिंजो ने यह कहा था कि वज़ीर आला जाम कमाल उनके हल्के में मुखालिफिन से मिलकर जो है ना वो मुखालिफत उनकी कर रहे हैं, और अगर जाम कमाल ने अपना रवैया तब्दील नहीं किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। कुछ अर्सा पहले के बातें हैं, एतराज़ात हैं, जब स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ ये बातें की थी। अब्दुल कुद्दूस बंजिंजो के अलावा सरदार मोहम्मद साले बोतानी ने भी अपनी वजारत से इस्तीफ़ा देकर जाम कमाल की मुखालिफत में अब्दुल कुद्दूस बंजिंजो का साथ दिया था। अब क्या बाप पार्टी के अरकान ने चुप तोड़ दी है? क्या अपोजिशन का साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान की अपनी पार्टी बाप के लोग भी दे रहे हैं, या तहरीक इंसाफ में से भी इसमें लोग शामिल हो रहे हैं? क्योंकि बलूचिस्तान की तारीख में ये पहले हो चुका है कि जब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की नौबत आई थी तो उन्हीं की पार्टी नून लीग के लोगों ने ही अपोजिशन अरकान का साथ दिया था। क्या ये वही बलूचिस्तान असम्बली की तारीख खुद को दोहरा रही है? नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों जून में बजट मंजूरी के दौरान बलूचिस्तान असम्बली के जो मनाजिर देखने को मिले ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। ईवान का दरवाज़ा तोड़ा गया, दरवाज़ों को ताला लगाकर उनमें एल्फी डाली गई और धींगा मुश्ती में कई अरकान असम्बली ज़ख्मी भी हुए थे। वो मामला तो संभाल लिया गया था और बलूचिस्तान असम्बली से बजट भी पास हो गया था, मगर उसके बाद अपोजिशन ने बलूचिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ कमर कस ली थी। अब तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन ने ये लिखा है जिसके मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की कारकर्दगी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सूबे में बदअमनी है, लूट खसूट का बाजार गर्म है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लिहाजा इन्हें हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। मगर बात वही है कि नंबर गेम्स पूरी है या नहीं। अपोजिशन तो ये दावा कर रही है कि उनके पास तहरीक लाने के लिए नंबर्स पूरे हैं, मगर वज़ीर आला बलूचिस्तान पुरुमीद हैं कि मरकज़ी हुकूमत की उन्हें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, लिहाजा अपोजिशन उनकी कुर्सी छीनने में कामयाब नहीं हो सकेगी। इसी में बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी साहब। कल वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, 4 नुकात पर मुश्तमिल चार्जशीट लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला जाम कमाल खान की ख़राब तर्ज़ हुक्मरानी की वजह से बलूचिस्तान में शदीद मायूसी है, बदअमनी है, बेरोज़गारी में इजाफे के अलावा जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी बड़ी मुतासर हुई है। इसके अलावा तहरीक के अदम एतमाद के बतन में ये भी कहा गया है कि आइन की शिक 37 और 38 की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत ने गैर मुनसिफाना और मुतसबाना तरक्याती बजट पेश किया। क्या इसका पस मंज़र यही है या पसे पर्दा कुछ और भी मामलात चल रहे हैं? तहरीक इंसाफ के कुछ अपने लोग हैं, ज़ाहिर है हुकूमत के अपने लोग हैं, वो भी इनसे नाराज़ हैं, फिर बाप पार्टी के अपने लोग हैं जिनके इनके साथ इख्तलाफात चल रहे हैं। हकीकत है क्या कि मामलात यहाँ तक पहुँच गए? देखिए, ये चार्जशीट जो है अपोजिशन की तरफ से लगाई गई है और अपोजिशन का काम ही गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, जो स्टांसेज हैं, जो मेजर्स गवर्नमेंट उठाती है उसके खिलाफ वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, असम्बली में तकारीर भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। बलूचिस्तान में भी यही है, किसी और सूबे में भी यही, किस दुनिया के किसी भी मुल्क में पार्लिमानी सिस्टम में यही होता है। लेकिन ये कि चार्जेस जो है जो उन्होंने लगाया वो साबित नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट 3 सोर्सेज में आपको कोट करूंगा। एक गैलप सर्वे रिसेंटली जो आई है उसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का जो परफॉर्मेंस है वो 76% पे रेट किया गया है। बाकी तमाम वज़राए आला से जो है वो टॉप पे रहे। ये गैलप का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। उससे 3-4 दिन कबल पिलडेट की एक रिपोर्ट आई जिसमें परफॉर्मेंस और असम्बली पार्टिसिपेशन के हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब भी अगेन दीगर वज़राए आला के मुकाबले में चलिए ठीक है, ये तो चले ऑपोजिशन की चार्जशीट होगी, इल्ज़ामात हैं, आप मान लें गलत हैं,
2018 की मिसाल हमारे सामने है, जब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और सब जानते हैं उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, नून लीग के अपने लोग शामिल थे। फिर अब्दुल कद्दूस बजिंजो जो हैं, ये तो अपोजिशन से नहीं है, इनके इख्तलाफात ढके छुपे नहीं है जाम कमाल साहब से। क्या आपको नहीं लगता कि 2018 की तारीख जो है ना वो दोहराई जा रही है? नहीं, ये अक्सर डिफरेंट है। उसमें आप देखें जब 14 अराकीन ने उस वक्त के वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के खिलाफ जब उन्होंने अदम इत्मीनान जो मोशन है मूव किया, उसमें ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस दोनों के अराकीन के दस्तखत थे और PMLN के जो MPs है वो मीडिया पे खुल के अदम इत्मीनान के वो रेजोल्यूशन से पहले ही सामने आ गए। साहब भी अपने इख्तलाफात जो है वो खुलकर सामने ला चुके हैं, ये उनके इख्तलाफात भी ढके छुपे नहीं है वैसे? अभी नहीं है, अभी नहीं है। अभी अगर होते तो 16 अराकीन जो अपोजिशन के, उनमें कोई एक सिग्नेचर ट्रेजरी बेंचेस में किसी एक MPA के जरूर होते। और जब विजुअल आप कल देख रहे थे सारे अपोजिशन अराकीन थे, उसमें ट्रेजरी बेंचेस का कोई एक MPA तो अपने साथ वो ले आते, क्यों नहीं था कोई उनके साथ? तो अपोजिशन का काम ये है कि एहतजाज करना। मतलब आप कह रहे हैं उनके साथ वो लोग होते तो डेमो दे सकते थे सिग्नेचर्स करवा के? अगर होते तो यकीनन उनका स्ट्रेंथ इससे बढ़ता, वो आपको भी बावर कराने में कामयाब हो सकते, हमें भी बावर कराने में कामयाब। तहरीक इंसाफ खुश है, कोई उनके साथ है? तहरीक इंसाफ खुश है, आपके इत्तेहादी खुश हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान से? यस ऑफ कोर्स। सरदार यारो नजरीन साहब जो है तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के जो पार्लिमानी लीडर हैं, उनके रिजर्वेशन से वो नाराज थे, उनको मना लिया गया है और सरदार साहब ने जो है अपनी मिनिस्ट्री रिज्यूम कर लिया है। आपको भी याद है ना गवर्नर बलूचिस्तान तब्दील हुए, तहरीक इंसाफ की जो सूबाई क़यादत थी, जब अप्रैल में इमरान खान साहब वहाँ पर आए, बड़ी शिकायतें की उन्होंने, वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ भी अपने इख्तलाफात और एतराज़ात शिकायत खुल कर बयान की। आपको नहीं लगता ये मामला तब से चल रहे? तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी शामिल हैं जो ये एतराज़ करते हैं कि वज़ीर आला हाउस तक आम आवाम की रसाई तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ के अरकान असम्बली के लिए जाना बड़ी मुश्किल है, वो सुनते ही नहीं है। जो हमारा हक हमें मिलना चाहिए हुकूमत में होते हुए नहीं मिल रहा हमें। नहीं, उनके जो मिनिस्ट्री है वो उनको मिला हुआ है, उस वक्त रिजर्वेशन थे, बिल्कुल थे, वो एड्रेस किए जा चुके हैं। अब इस मरहले पे कोई ऐसा इशू जो है ट्रेजरी बेंचेस कोलिशन पार्टनर के बीच में नहीं है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि सरदार साहब जो है लास्ट वीक जो है उनके वो मीडिया के आपके सामने आ चुका है, उनके मसाइल हल चुके हैं और वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के सपोर्ट में खड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद PTI के चेयरमैन हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब के सपोर्ट में खड़े हैं। और मैं तो अगेन यही बताऊंगा कि अगर आप नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब जब उनके खिलाफ अदम इत्मीनान होने जा रहा था तो उनके काफी MPs जो है उनके मुखालफत में वो सामने आ गए थे। यहाँ अब 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, कोई एक आप ट्रेजरी बेंचेस से MPA किसी मिनिस्टर का नाम बताएं कि सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी ने सामने आके किसी इख्तलाफ या रिजर्वेशन का इज़हार किया हो? मतलब कि कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं है। आज चीफ मिनिस्टर साहब का आप ट्वीट देख लें, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ट्वीट किया है कि अगर कोलिशन पार्टनर या उनकी अपनी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी में लोगों के रिजर्वेशन है और वो अक्सरियत में आके, जरूरी नहीं कि अब वो अदम इत्मीनान की तहरीक लाएं, जरूरी नहीं है कि वो मीडिया पे आए, वो आके किसी पार्टी की मीटिंग में या आपस में दोस्त मिलकर वो ये फैसला करते हैं कि CM साहब पे हमें एतमाद नहीं और हमारे रिजर्वेशंस हैं, हम एग्रीव्ड हैं, तो CM साहब ने कहा कि जरूरत ही नहीं है अदम इत्मीनान की तहरीक लाने की। मैं खुद हमेशा बलूचिस्तान हुकूमत के साथ ही क्यों होता है? 2018 में भी हुआ, आज भी अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। चले मान लिया अपोजिशन की तरफ से किया जा रहा है, आपके अपने लोग PTI के लोग शामिल नहीं होंगे, ये बलूचिस्तान में क्यों होता है? ये तब्दीली वहीं पे क्यों होती है? दिस इज अनफॉर्चुनेट। पास्ट का आप अगर पूछ रहे हैं तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन बलूचिस्तान की हद तक ये नहीं रहा। पंजाब में आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे और आसिफ जरदारी साहब के प्रेसिडेंट थे, वहां पर गवर्नर राज इम्पोज हो गया था, आपको याद होगा। वहां पे भी ये प्रैक्टिस होता रहा है। तो मजमूई तौर पे देखिए 5 साल का मैंडेट है, चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, मैंडेट जो है पूरा होना चाहिए। और इस केस में जो है अपोजिशन PDM की जमातें हैं वो अपना पोजीशन खराब कर रहे हैं। और ये आप समझते हैं ऑपोजिशन की आप बात करें, ऑपोजिशन आपको नहीं लगता है जब बजट के दौरान जो हालात सबके सामने आए उसके बाद ऑपोजिशन ने इस पर गौर करना शुरू किया, ये मामला तभी से खराब चल रहे हैं? बिल्कुल, अपोजिशन जो है उस वक्त एग्रीव थे। हालांकि उस वक्त हमने कहा कि आप असेंबली में आए, आपके जो रिजर्वेशन है, जो आपके प्रपोजल्स हैं बजट में,
संजीदगी के साथ वो असेंबली फ्लोर पे आए, वो नहीं आए, संजीदा होते, एटलीस्ट 1 पेजर जो है शेडो बजट वो पेश करते, उन्होंने आज तक नहीं पेश किया। उस वक्त हम यही बताते रहे कि ये अपने पर्सनल फंड्स के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। उस वक्त हम पे लोग सवाल उठाते थे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज वो साबित हो रहा है कि वो उनके वही दिल में जो दर्द है उसको बयान करने के लिए, उसके इजहार के लिए, अपने कारकुनों को मुतमईन करने के लिए एहतजाज भी उन्होंने किया, रोड भी ब्लॉक किए। अब एक उनका राइट है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अदम इत्मीनान की तहरीक को ला सकते हैं, ये भी उनका शौक है, उसको पूरा करने दें, शौक अपना पूरा करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे लेकिन हुकूमती लोगों पर आपको अपने इत्तेहादियों पर एतमाद है? ऑफ कोर्स हम बिल्कुल पूरे एतमाद। कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं होगा, कोई सरप्राइज नहीं होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाह हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं कुछ वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत के मईशत में बेहतरी के दावों के बावजूद डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है और इस वक्त जो डॉलर है ये मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और डॉलर की कीमत इस वक्त 169 रुपये 60 पैसे है। जहां इंटरबैंक में डॉलर की डिमांड बढ़ी है, वहीं इंपोर्टर्स ने डॉलर की पेशगी बुकिंग्स भी करवाना शुरू कर दी हैं। डॉलर की ब्लैक मार्केट भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से डॉलर ओपन मार्केट के मुकाबले में 3 रुपये ज़्यादा में फ़रोख्त हो रहा है। तहरीक इंसाफ के 3 सालों में डॉलर 122 रुपये से बढ़कर 169 की कीमत में पहुंच गया है। और जब ये इजाफा होता है, ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा फिर होता है, वहीं इंपोर्ट की जाने वाली जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं इनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा होना शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत है ये 27 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के साथ मईशत में बेहतरी की दावेदार भी है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तो यहाँ तक कहा कि मुल्क में महंगाई कम हुई है और लोगों की आमदन बढ़ी है। अब सवाल ये है कि मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला में इजाफा, रिकॉर्ड दरामदात और फिर तारीख साज करंट अकाउंट डेफिसिट होने के बावजूद रुपए की कदर में मुसलसल कमी क्यों आ रही है? इसकी वजह हुकूमती मौशी पॉलिसीज़ हैं या फिर कुछ और? इसी पर मैं बात करूंगी माहिर मौशियात आबिद सुलेरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब। आबिद साहब, मैं चाहती हूँ बड़े आसान अल्फाजों में समझाएं कि डॉलर की कीमत बढ़ने और रुपए की कदर में जो कीमत कम हो रही है, रुपए की कदर, इसकी वजूहात क्या हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में डॉलर की कमी की वजूहात जो हैं ये पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही है ये सूरत हाल। इज इट ट्रू सर? देखिए, ये काफ़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है और ये सारी बातें आपने की ये सब अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। इस वक्त हुकूमत को अगर आप देखते हैं तो जाहिर है हुकूमत के पास रिकॉर्ड जो हैं स्टेट बैंक में रिजर्व्स मौजूद हैं और वो रिज़र्व जो है वो ना सिर्फ इंपोर्ट्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बल्कि वो रिज़र्व जो मुख्तलिफ कर्जा जात किए गए हैं जो कि 14.5 अरब डॉलर इस साल में हमें वापस करने हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, उनके लिए जो हैं वो मौजूद हैं। जो रुपए का प्रेशर इस वक्त रुपए पे आया हुआ है वो पहले भी हमने देखा, पिछले साल भी आया। पिछले साल भी अगस्त में डॉलर जो था वो 168 रुपये 20 पैसे पे चला गया था और उसके बाद हमने देखा कि वो रफ्ता रफ्ता वापस आता चला गया और 152 पे आया। अभी भी ओपन मार्केट में इस वक्त चूंकि इस पे स्ट्रेस है डॉलर पे, डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, इस वक्त इसका रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन सर अभी जाहिर है फिर पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हो जाएगा, फिर हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, फिर जो दरामदात और बरामदात में जो एक फ़र्क आता है, जो एक डेफिसिट आता है, ये भी बढ़ता जाएगा सर? जी, तो मैं वही बात आपसे कर रहा था कि इस वक्त भी ज़रूरी नहीं कि डॉलर जो है इसी तरह से 169 पे ही टिका रहे। इसके वापस आने के चांसेस हैं, जैसे कि पिछले साल
आ गया था। इस वक्त हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो अपनी जगह पे चल रही हैं, इन्फ्लेशन जो है वो अपनी जगह पे तंग कर रही है लोगों को, और रुपए की कदर में कमी जो है उसकी वजह से मजीद महंगाई जो है वो भी हो रही है। अब स्टेट बैंक के पास क्या चॉइसेस है, या तो स्टेट बैंक अपने पास मौजूद डॉलर्स, जो कि मुझे लगता है कि आज स्टेट बैंक ने थोड़ी सी मार्केट में इंटरवेंशन की है। सुबह जब ये खुली थी फॉरेक्स तो काफ़ी बुलिश थी डॉलर की डिमांड, लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ने कुछ अपने डॉलर्स जो है वो कैश करवाए, जिसकी वजह से कि रुपए की कीमत जो है उसमें इस्तेहकाम आया। सुबह जब ओपनिंग और क्लोजिंग हमने देखा कि थोड़ी सी मार्केट जो थी वो काम डाउन हुई, तो या तो स्टेट बैंक अपने डॉलर्स जो है वो कैश करवाना शुरू कर दे, उससे वक्ती तौर पे रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी। चलिए सर, वक्ती तौर पर हो जाएगा, डॉलर को कंट्रोल करने का क्या पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हुकूमत कैसे जो है ना वो रुपए की कदर में इजाफा हो सकता है, ऐसी क्या पॉलिसीज, ऐसे क्या इकदाम उठाने की जरूरत है? इस वक्त हुकूमत को जो नॉन लग्जरी इंपोर्ट्स हैं, एक तो उनको वो कंट्रैक्ट करने की जरूरत है। जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं जो आपकी जरूरी है वो तो जाहिर होनी चाहिए, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया है तो फिर हमें थोड़ा सा देखना होगा कि क्या वाकईतन हम 2.5-3 लाख के फोन हमारे पास होने चाहिए, और ये जो गाड़ियां और बाकी सारी जो लग्जरी आइटम्स हमारे पास आ रही हैं, पेट फूड वगैरह, तो उनको आप रोके नहीं, लेकिन उनकी जो एलसी जब खुलती है तो उस पर जो डॉलर जो है उसका जो सर आप अपनी गाड़ियां देख लें, सारी चीजें बाहर आती हैं, संभल यहाँ पर होती हैं, तो ज़ाहिर है फिर गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। हमारी बहुत सारी अशिया खाम माल सारा बाहर से आता है, असेंबल यहाँ होता है, तो मसला तो वही है सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि या तो आप अपनी लग्जरी इंपोर्ट्स जो हैं उनको थोड़ा सा कर्टेल करें कि लग्जरी इंपोर्ट्स की एलसी खुलाते वक्त 100% पेमेंट करना हो, थोड़ी सी उस पर कमी आए। अगर लग्जरी इंपोर्ट्स को हम नहीं रोक पा रहे, सेकंड जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे आना है। जब तक अफगानिस्तान की सूरत हाल वोलेटाइल है, इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं आएगी। तीसरी जो सिचुएशन है वो रेमिटेंसेस की है। रेमिटेंसेस हमने देखा कि फाट ऑफ कंप्लायंस की वजह से जब से हुंडी और हवाला को डिस्करेज किया गया है, बैंक्स के पास रेमिटेंसेस में उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन देयर इज अ लिमिट टू इट। तो हमें थोड़ा सा अपनी इंपोर्ट्स को कर्टेल करना होगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको देखना होगा। और ये आपने अफगानिस्तान का जो तस्करा किया था, अफगानिस्तान की सिचुएशन वाकईतन इस वक्त पाकिस्तान में डॉलराइजेशन पे इम्पैक्ट कर रही है। तकरीबन हमारे पास 1.5 से 2 मिलियन पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि डुअल सिटीजन हैं, उनके पास अफगान नेशनैलिटी भी है, उनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी है, और उनमें से अक्सर जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं अब अफगानिस्तान। जो अफगान कंपनीज और जो बिजनेसेस थे उनके यहाँ पे पार्टनर्स भी हैं, उनके लोकल ऑफिसेज भी हैं, और जब से वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई है, यहाँ पे डॉलर यानी बाकी इंपोर्ट के लिए जो बाय हो रहा है वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन लोग जो हैं वो इन एंटिसिपेशन डॉलर लेके अपने पास रख भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि इस वक्त डॉलर पे प्रेशर डाल रही हैं, लेकिन ये जैसे कि पिछले साल वापस आ गया था। सर जो डॉलर अब ब्लैक में लोग लेने पर मजबूर हैं, ये ब्लैक में मिल रहा है, सर इसको भी रोकने की ज़रूरत है। देखिए, जब पैनिक होता है किसी चीज़ की, जब कीमत बढ़ने लगती है तो उसकी पैनिक बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब मैं और आप देखते हैं कि हमारे जो पैसे बैंक अकाउंट में रुपयों में पड़े थे वो 2 महीने में अपनी कदर खो गए, तो हमारी कोशिश होगी कि हम पैसे निकालें और रुपयों की बजाय उनको डॉलर में रख लें, क्योंकि ये तो बढ़ता चला जा रहा है और उसकी वजह से डॉलर पर मजीद प्रेशर जो है वो पड़ता है। लेकिन स्टेट बैंक एक खासा वाइस स्ट्रेटजी का मुजाहरा कर रहा है। उसने गार्बन एक थ्रेशोल्ड बना रखा है जो कि शायद 170 रुपये है पर डॉलर। इसीलिए स्टेट बैंक ने आज इंटरवीन किया मार्केट में, मेरी दानिश में। उससे पहले इंटरवीन नहीं किया तो वह खास हद से ऊपर नहीं जाने देगा, लेकिन उस हद तक रहते हुए स्टेट बैंक की कोशिश होगी कि जो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म है वो डॉलर के रेट को मुतय्यन करता रहे। सर एक आखिरी सवाल, जब हुकूमत ये दावा करती है कि महंगाई भी कम हो रही है और लोगों की आमदन भी जो है ना वो बढ़ रही है, सर मजाक नहीं लगती ये बात? ग्राउंड रियलिटीज़ कहीं नज़र आती हैं ये आपको? देखिए महंगाई जो है वो यकीनन बढ़ रही है, स्पेशली मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसमें 3 तबकात हैं। अगर पाकिस्तान में हम देखें, जो अपर क्लास है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डॉलर 400 का हो जाए, चीज़ें जो हैं वो 10 गुना कीमत बढ़ जाए, उनके पास इतनी वेल्थ मौजूद है। 20% टॉप क्वांटाइल के पास 49% वेल्थ है पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपर मिडिल क्लास भी शायद कुछ हद तक सह जाती है,
जो असल फर्क पड़ रहा है वो है मिडिल क्लास को, और जो 40% आपके लोअर इनकम अर्नर हैं। जो लोअर इनकम अर्नर है उनके लिए गवर्नमेंट ने टारगेटेड सब्सिडी का एक सिलसिला जो है, जो एहसास प्रोग्राम के सर्वे के बाद कैश ग्रांट्स जो कि दी जाएंगी बड़े ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से, तो कल आपने सुना कि वज़ीर ख़जाना ने उनकी अनाउंसमेंट की, वो शुरू कर दिया जाएगा, तो उनको शायद थोड़ा सा वहाँ पे रिलीफ मिलेगा। असल जो पिंच आएगा वो आएगा मिडिल क्लास को, जो कि ना तो उनके पास इतनी इनकम है कि वो बढ़ती हुई इस इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सके, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि इंपोर्टेड चीज़ें भी उन्होंने इस्तेमाल करनी है, और वो किसी किस्म की सब्सिडी के मुस्तहक भी नहीं है, तो वहाँ पर यकीनन पिंच जो है वो देखने में आएगा। लेकिन मैं आखिरी बात तो करता हूँ कि ये फिर भी स्टैगफ्लेशन से बहुत बेहतर सिचुएशन है। स्टैगफ्लेशन जो होती है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी रुक जाती है और कीमतें भी बढ़ी होती हैं। हमारे बहरहाल कोविड के बावजूद आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जिसकी वजह से ना तो कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, हर चीज़ महंगी है लेकिन अवेलेबल है, और लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार कमाने के मौके और उनको इनकम भी मिल रही है। तो अगर इकोनॉमी चलती है और महंगाई जो है वो भी साथ में है, तो वो शायद ज़्यादा एक एक्सेप्टेबल सिचुएशन है, बजाय इसके कि स्टैगफ्लेशन आ जाए जिसमें इकोनॉमी भी रुक जाए और महंगाई भी बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशियात आबिदुल अली साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।